तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एज ऑलवेज बात करेंगे शेयर बाजार के बारे में, लेकिन अब एज ऑलवेज बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए पता नहीं, क्योंकि इसके पहले जो हमने शेयर बाजार के ऊपर वीडियो बनाया था ना, उसको बनाए हुए 1-2 हफ्ता के आसपास हो चुका है। ठीक है। एंड आजकल हम लोग शेयर बाजार के ऊपर बात करना थोड़ा सा कम इसलिए कर दिए क्योंकि कई बार हमको उसमें अपना पॉलिटिकल ओपिनियन, इकोनॉमिकल ओपिनियन एंड अलग अलग डाइवर्सिफाइड ओपिनियंस को मिक्स एंड मैच करके आप लोग के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, जिसको लेकर आप में से बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। कुछ हमको एंटी गवर्नमेंट, कुछ एंटी इंडिया, कुछ एंटी हिंदू, पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। बट एनीवेज ऐसे कम अकल लोगों का संख्या बहुत कम है। अगर 100 लोग हमारे साथ हैं, हमारा बात सुन रहे हैं, तो 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे कम अकल होते हैं। तो उनको तो यार मैं बोलता हूँ अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। आप क्यों देखते हो? अगर आपका खून इतना गर्म होता है मेरा बात सुन के, तो देखा मत करो, सिंपल सा बात है। बट एनीवेज हम लोग अगर देखें तो हमारा शेयर बाजार जो हाई बनाया था सितंबर 2024 में बनाया था, एंड उसको अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया। हालांकि अगर आप देखोगे तो सितंबर 2024 के बाद एक हमारा नया हाई भी बना हुआ है, ऐसा नहीं कि बना नहीं है, लेकिन वो हाई बनना ना बनना एक ही बराबर था। क्योंकि जब वो वाला हाई बना था ना, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स गिरे जा रहे थे और इंडेक्स भागा जा रहा था। उस टाइम पे हम एक तो गाना आपको बताया करते थे, रदर सुनाया करते थे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो न जाने क्या दर्द छुपा रहे हो। याद होगा आप लोग को कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, पोर्टफोलियो नीचे की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली उस टाइम पे जो हाई लगा था निफ्टी का सितंबर 2024 के बाद, उसमें हो क्या रहा था, लिक्विडिटी कंटिन्यूअसली मार्केट से निकल के निफ्टी की तरफ जा रही थी। समझ रहे हो? ओवरऑल मार्केट से निकल के निफ्टी की तरफ जा रही थी, ताकि निफ्टी को टान के ऊपर की तरफ किया जाए, ताकि जिन लोग को एग्जिट करना है वो लोग फटाफट ऊपर के भाव में एग्जिट करके निकल सके। ठीक है। एंड उसके बाद क्योंकि ऊपर में एक तो लिक्विडिटी बबल क्रिएट हो गया कि यार इस जगह में लिक्विडिटी नहीं है, इस जगह में कोई बायर नहीं आ रहा है निकल के, तो फिर मार्केट हमारा अभी तक उसको क्रॉस नहीं कर पाया, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप लोग एक तो मैट्रिक्स देखोगे ना, सितंबर 2024 जब हमारा बाजार अपने हाई को लगाया था एंड उसके बाद कुछ नहीं कर पाया, उसके बाद से हमारे बाजार से कंटिन्यूसली कैपिटल निकल ही रहा है। उस बीच अगर आप देखोगे तो जो हमारा कॉस्पी है, हालांकि वो हमारा नहीं है, वो साउथ कोरिया वालों का है, तो कॉस्पी जो है अराउंड 2700 पॉइंट के आसपास था सितंबर 2024 में। एंड अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो वो 8400 पॉइंट के आसपास है, यानी कि अराउंड 230% के आसपास का रैली उसमें आ गया है। लेकिन इसमें देखने वाला बात यह है कि मार्च 2025 में कॉस्पी जो है 2700 पॉइंट से क्रैश तो क्या करेक्ट होके 2300 पॉइंट के आसपास आया था। ठीक है। तो मैं असल में यहाँ पे बोलना ये चाह रहा हूँ कि हमारे बाजार से और भतेरे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे बाजार से पैसा निकला, दुनिया भर के बहुत सारे अलग अलग बाजारों से पैसा निकला और ऐसी इकोनॉमीज की तरफ दौड़ा जहाँ पे एआई में कुछ तो काम हो रहा है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ एटलीस्ट काम हो रहा हो। तो होता यह है ना कि ऐसा नहीं होता है कि यार एफआईआई ने धपाक से माल बेचा और धपाक से किसी और कंट्री में शिफ्ट कर दिया। नहीं, एफआईआई जब अपना माल बेचते हैं वो लोग टारगेट करते हैं कि भाई हमको इन कंट्रीज में पैसा डालना है। ठीक है। तो वो लोग का प्रोसेस क्या होता है उस पैसे को डिप्लॉय करने का? सबसे पहले वो लोग देखते हैं कि भाई हम किन कंट्रीज में माल बेच सकते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली शायद से इंडिया उन्हीं लिस्ट, मतलब उन्हीं कंट्रीज के लिस्ट में था जहां पे माल बेचा जाए, जिस वजह से हम लोग एफआईआई का भयंकर आउटफ्लो देख रहे हैं। तो एफआईएस क्या करते हैं, जिन कंट्रीज में माल बेचना चाहिए उन कंट्रीज में माल धीरे धीरे बेच के एक बाउल में पैसा जमा करते हैं, नॉट इन लिटरल टर्म्स बट एक जगह में पैसा जमा करते हैं। मान लो कि मॉर्गन स्टैनली बैंक अकाउंट में वो लोग सारा का सारा पैसा धीरे धीरे जमा करते हैं। ठीक है। फिर वो लोग मौके का वेट करते हैं कि यार जैसे ही थोड़ा बहुत क्राइसिस आएगा इकोनॉमी में रदर, जो भी पैसा हमने मॉर्गन स्टैनली बैंक में जमा किया है अलग अलग कंट्रीज का शेयर्स बेच के, इस पैसे को उठा के हम लोग उस कंट्री में डाल देंगे जिस कंट्री को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जहां पे हम पैसा डालना चाहते हैं। ठीक है। तो वहीं पे अगर आप देखोगे तो मार्च 2025 में एफआईएस को मौका मिल गया। तो मार्च 2025 में जो 2300 रुपए का लो, रदर 2300 पॉइंट का जो लो लगा था कॉस्पी का, वो अभी के टाइम में 8400 का हो गया, मतलब पॉइंट का कॉस्पी, यानी कि एफआईएस ने अराउंड 300% का रिटर्न बना लिया मार्च 2025 से लेकर के अभी तक का बीच में। ठीक है। एंड ये कॉस्पी का बात था, यानी कि कोरिया के बाजार का बात था। अगर आप जापान का बाजार देखोगे रदर, ठीक है, जापान के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी जो हॉट बाजार है सब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बाजार, मतलब उन्हीं के बारे में बात करते हैं, जो कि कॉस्पी है, ताइवान है और नैस्डैक है। ठीक है। ये हॉट है, जापान के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। बट एनीवेज हमने ताइवान के बारे में बात किया, रदर कॉस्पी के बारे में बात किया थोड़ा बहुत। अगर हम लोग ताइवान के बारे में बात करें तो सेम स्टोरी ताइवान में भी रिपीट हुआ है। अगर आप देखोगे तो सितंबर 2024 में ताइवान का जो बाजार है वो अराउंड 23,200 रदर 23,100 पॉइंट के आसपास ही था, जो कि अभी के टाइम में बढ़ के 44,000 पॉइंट के आसपास हो गया, यानी कि अराउंड 94% का रैली। लेकिन वहां पे भी ऐसा नहीं किया कि एफआईएस ने धपाक से माल बेचा और धपाक से ताइवान में शिफ्ट कर दिया। नहीं, वही मार्च 2025 में ताइवान का भी रिसेंट लो लगा था, रदर 2 ईयर लो आप बोल सकते हो, 2 ईयर लो लगा था, जब ताइवान जो है 2300 पॉइंट रदर 23,000 पॉइंट से गिर के वो अराउंड 17,000 पॉइंट पे आया था। फिर वहां पे अगर एफआईएस ने पैसा डाला होगा तो उनका पैसा अराउंड वही 150% के आसपास बढ़ चुका है। ठीक है।
मतलब 17,000 से बढ़ के अभी 44,000 का चल रहा है। तो यहाँ पे देखने वाला बात क्या था, ताइवान और कॉस्पी में देखने वाला, मतलब ताइवान के बाजार का नाम है टाईएक्स, TAIEX, ठीक है। और कोरिया का तो कॉस्पी आपको पता ही होगा, ये दोनों अभी हॉट चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक तो मैट्रिक्स दिख रहा है कि भाई इंडिया से जिस मंथ पैसा निकलना चालू हुआ उसके लगभग 5-6 महीने के बाद, 10 महीने के बाद इन सब बाजारों में तेजी आई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया का पैसा निकल के वहां पे चला गया, नहीं, दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज से पैसा निकल के उन कंट्रीज में गया है जहाँ पे एटलीस्ट एआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है। साथ साथ अगर आप देखोगे तो हम लोग अब नैस्डैक को देखते हैं, तो वही सितंबर 2024 में जब हमारा बाजार गिरना चालू हुआ था उस टाइम पे जो नैस्डैक है वो अराउंड 18,000 पॉइंट का था, 18,700 पॉइंट का था, जो कि अभी के टाइम में बढ़ के 30,000 पॉइंट का हो गया, यानी कि अराउंड 60% का रैली वहाँ पे भी हुआ है। हालांकि एफआईज ने क्या वहाँ पे भी हड़बड़ी किया कि यार इंडिया में बेचते धपाक से नैस्डैक में ले ले ना। अगर आप देखोगे तो वही मार्च 2025 के टाइम में उनका भी लो लगा था अराउंड 16,000 पॉइंट के आसपास का, 16,500 पॉइंट के आसपास का। फिर वहां से लेके अभी तक उनका जो बाजार है 30,000 पॉइंट के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि अराउंड 90 पॉइंट के आसपास का रैली हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जब से इंडिया का बाजार ठंडा है, कॉस्पी हो गया, ताइवान हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, बतेरी कंट्रीज का इंडेक्स ऊपर की तरफ चल रहा है। ये हम लोग को क्या बता रहा है कि अभी के टाइम में एफआईएस का पैसा उन कंट्रीज से एग्जिट कर रहा है जिनमें कि कुछ भी एआई से रिलेटेड नहीं हो रहा है, और उन कंट्रीज में जा रहा है जिनमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब अगर आप देखोगे तो श्रीलंका का, पाकिस्तान का, नेपाल का, इन सभी का, नेपाल का तो हालांकि बाजार है कि नहीं पता नहीं, बट बांग्लादेश का तो है, इन सभी का स्टॉक मार्केट जो है ऊपर की तरफ चला है। बट इन कंट्रीज का स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ चलना हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर की तरफ चलने का बहुत सारा रीजन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे पाकिस्तान को कई बार आईएमएफ का फंडिंग मिल जाता है तो उनका बाजार चल पड़ता है। एंड उनका चलने का एक और रीज़न ये है कि उनका रुपया पहले बहुत ज़्यादा गिर गया था। एंड अगर आपको पता नहीं तो बता दूं, इन अ लॉन्ग टर्म आपका जो स्टॉक मार्केट है मनी डेप्रिसिएशन को हेज करके चलता है। मतलब अगर आपका रुपया आज 10% से गिर गया तो हो सकता है कि 1.5 साल 2 साल के बाद आपका शेयर बाजार रुपया डेप्रिसिएशन की वजह से 10% बढ़ जाएगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आज आपका शेयर बाजार 100 का है और आज आपका वैल्यू 10% से गिर गया तो 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद आपका शेयर बाजार 110 का ही पहुंचेगा ना। हो सकता है कि आपका शेयर बाजार 100 से बढ़ के 200 का हो जाए, लेकिन ये जो 10% रुपीज फॉल है ना, मतलब आपका जो रुपया 10% से गिर गया उसका इंपैक्ट 2 साल के बाद आ सकता है। यानी कि हो सकता है कि वो 200 के जगह 220 तक चले जाए, समझ रहे हो। एंड वो एक्स्ट्रा 10% इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपका रुपया गिर गया था 10%। तो इन अ वेरी लॉन्ग टर्म आप देखोगे सारे के सारे शेयर बाजार ऐसा ही हरकत करते हैं। अगर रुपया बहुत ज़्यादा गिरता है तो उनका बाजार ऊपर की तरफ चलता है। तो श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज का ऐसा बहुत हुआ है, लेकिन बांग्लादेश एक तो एक्सेप्शन है। बांग्लादेश का रुपया इतना ज़्यादा नहीं गिरा उनका भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं गिरा, बट स्टिल उनका शेयर बाजार ऊपर की तरफ चला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, एंड साथ साथ चाइना भी उनके ऊपर मेहरबान है, क्योंकि उसको हमसे दुश्मनी निभाना है। मतलब बांग्लादेश को दुश्मनी नहीं निभाना है, चाइना को हमसे दुश्मनी निभाना है, क्योंकि उसको ऑब्वियसली अरुणाचल चाहिए। और बांग्लादेश तो वहाँ पे शेख हसीना का सरकार जब से गिरा है यहाँ पे बंटाधार हो ही रखा है। बट एनीवेज आप लोग अब मैट्रिक्स एक तो समझे होगे कि जो मेजर इकोनॉमीज है जिनमें कि इंडिया का नाम शामिल है, बांग्लादेश वगैरह सब मेजर इकोनॉमीज में नहीं आते हैं। तो मेजर इकोनॉमीज में इंडिया सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। एंड साथ साथ अगर आप चाहे किसी भी कंट्री को उठा के देख लो, आप स्वीडन को देख लो, पोलैंड को देख लो, हर कंट्री का स्टॉक मार्केट इंडिया से बेहतर किया है। यानी कि जगह जगह से पैसा निकल के उन कंट्रीज में जा रहा है जहाँ पे एटलीस्ट एआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो रहा हो। अब इसका ना रीजन क्या है, मतलब ऐसा क्या हो गया एआई में, ऐसा कोई बहुत पैसा तो नहीं कमा रही है। आप जितनी भी टॉप एआई फर्म्स को देख लोगे तो मैक्सिमम लॉस में है, एंड प्रॉफिट में कब जाएंगे उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लोग असल में उन कंट्रीज को ठोक रहे हैं, एफआईआईस पकड़ के बेच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिन कंट्रीज में एआई से रिलेटेड कुछ नहीं हो रहा है ना, इन कंट्रीज की करेंसी बहुत ज़्यादा जोर से गिरने वाली है। उसका रीज़न आप लोग समझना क्या है। तो बेसिकली अगर आप लोग कभी चैट जीपीटी यूज़ किए हो, हालांकि चैट जीपीटी तो 1 साल के लिए फ्री था, बट अगर आप क्लॉड या फिर कुछ भी ऐसा एआई सॉफ्टवेयर यूज़ किए हो ना जिसमें टोकन सिस्टम चलता है, तो भाई मान लो कि आपने क्लॉड का सब्सक्रिप्शन लिया, महीने का $20 लगता है उसका, ठीक है। उसको $20 दिया और आपको कुछ वो टोकन देता है, तो वो $20 को आपको अब हर महीने पे करना पड़ेगा। और एक बार आप एआई को यूज़ करने लग गए ना तो आप यू कैन नॉट टर्न बैक टू मैनुअल वर्क। और अगर आप एआई को यूज़ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप अपना इनकम नहीं बढ़ा पाओगे, और आप एफिशिएंट नहीं हो पाओगे। एंड आपका जो इनकम है वो इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप एफिशिएंट कम हो, सिंपल सा बात है। तो एआई को यूज़ आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप एआई को यूज़ कर रहे हो तो आप वापस से मैनुअल लेबर में आ नहीं सकते। लेकिन अगर आप एआई का यूज़ नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये एक तो बहुत बड़ा लूप है जिसका कि सोल्यूशन एक ही है
है कि आपको एआई को यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है तो। लेकिन जहाँ पे आप एआई का यूज़ करने लगोगे अपनी कंट्री को और अपने आप को भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए एआई यूज़ कर रहे हो, अगर आप खुद भी एआई यूज़ करोगे तो आपका इनकम बढ़ेगा, समझ पा रहे बात को, तो आपका सेविंग्स बढ़ेगा, आपका खर्चा भी बढ़ेगा, आप अपने लाइफ को ज़्यादा लग्जूरियस कर पाओगे, जिसके वजह से आपका कंट्री भी आगे बढ़ेगा। तो पहले आप अपने आप को आगे बढ़ाते हो, फिर आपका देश आपके वजह से आगे बढ़ता है, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा उनको डॉलर में, और आप जैसे जैसे डॉलर में पेमेंट करोगे आपकी कंट्री से फॉरेन रिजर्व्स कम होने लगेगा। एंड अभी तो शुरुआत है, अभी तो इंडिया में लोग इतना ज़्यादा एआई यूज़ कर नहीं रहे हैं, फिर भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल कम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक होता क्या था, आपको क्या करना पड़ता था, आप बीएससी किए या फिर एमसीए किए, मतलब मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो सब किए, और टीसीएस विप्रो इन्फोसिस में आपको नौकरी मिल गया है कि नहीं। तो टीसीएस विप्रो इन्फोसिस डॉलर में कमाती थी और अपने एम्प्लॉयज़ को आईएनआर में सैलरी पे करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, टीसीएस विप्रो इन्फोसिस आपको जॉब तो अभी भी देंगी, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, या फिर क्या पता 10-12 साल तक जॉब दे भी ना पाए। लेकिन जिनको भी जॉब मिल रहा है ना, रादर जो भी जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पे, उनका एक और खर्चा अब विप्रो को उठाना पड़ेगा या टीसीएस इन्फोसिस को उठाना पड़ेगा, जो कि होगा एआई का। यानी कि वो लोग भी क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेंगे। एंड ये सब जो बड़ी बड़ी टेक फर्म्स होती है, रादर आईटी कंपनी जो होती है ना, ये लोग टोकन मॉडल पे काम करते हैं। ये लोग $20 का मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, ये लोग टोकन मॉडल में काम करते हैं, यानी कि जितना टोकन उड़ेगा उतना पैसा देना पड़ेगा। तो बेसिकली इससे होगा क्या, विप्रो टीसीएस इन्फोसिस अभी तक डॉलर में कमा के आईएनआर में पेमेंट कर रही थी अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन अब अगर उनके एम्प्लॉयज़ उन्हीं के कंप्यूटर में अगर क्लाउड का यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा टोकन उड़ाएंगे, तो टोकन का पेमेंट उनको डॉलर में करना पड़ेगा टीसीएस विप्रो इन्फोसिस को, समझ रहे हो। तो पहले जो वन वे मूवमेंट था, क्या डॉलर आ गया, वो डॉलर हमारा, अब तो हम उनको तो आईएनआर में पेमेंट करेंगे, तो डॉलर तो आरबीआई के पास रहेगा। लेकिन अब क्या है, जो पूरा का पूरा डॉलर आता था, जिसमें से कि पूरा का पूरा आरबीआई के पास चले जाता था, आरबीआई उसके बदले आईएनआर देता था, जो कि टीसीएस विप्रो इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज को देती थी। तो उस आने वाले डॉलर में से कुछ एक परसेंटेज आरबीआई को वापस से देना पड़ेगा विप्रो को, जो कि वो यूज करेगा उन टोकन्स को खरीदने के लिए, जिस वजह से क्या होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया वैसे भी अच्छा खासा ट्रेड डेफिसिट रन करता है, बट उस ट्रेड डेफिसिट को हम लोग किसी तरीके से, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो 500-600 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा टोटल एक्सपोर्ट है, लेकिन हमारा इंपोर्ट है लगभग 800-900 बिलियन डॉलर के आसपास। तो हम लोग अच्छा खासा ट्रेड डेफिसिट को रन करते हैं, ठीक है। हार्ड गुड्स का बात हो रहा है, हार्ड गुड्स जो कि परफ्यूम हो गया, चप्पल, जूता, कारपेट, जो भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है, क्लोथिंग वगैरह जो भी, ठीक है, हार्ड गुड्स का बात हो रहा है। लेकिन उस 200-300 बिलियन डॉलर का जो भी ट्रेड डेफिसिट था, उसको इंडिया कैसे मैनेज करता था, अपना आईटी एक्सपोर्ट्स के वजह से, समझ रहे हो। जितना भी टीसीएस विप्रो इन्फोसिस पैसा कमाती थी अपना सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके अमेरिका, यूरोप जैसी कंट्रीज को, वहां से डॉलर आता था। एंड साथ साथ जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो कि टैक्स पेयर के पैसे पे आईआईटी में पढ़े और चले गए अमेरिका काम करने के लिए, वो जब अपने माँ बाप को पैसा बेचते हैं, बेचते तो नहीं, भेजते हैं, तो उसके वजह से भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है कुछ हद तक काउंटर बैलेंस होता था। बट एट दी एंड हम लोग पूरी तरीके से उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाते थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेड डेफिसिट हमारा बच ही जाता था, समझ रहे हो। जिस वजह से, क्योंकि हम लोग को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है और भी अलग अलग चीज़ों को हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, चाइना से हमको सामान खरीदना पड़ता है, तो हम लोग नेट खरीदते कम है, रदर खरीदते ज़्यादा है और बेचते कम है बाहर की कंट्रीज को, जिस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, जिस वजह से हमारा रुपया नीचे की तरफ गिरता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, एफआईआई क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि मान लो कि आप एफआईआई हो, ठीक है, और आप इंडिया में तब इन्वेस्ट किए जब आपको ₹1 के, मतलब रदर $1 के बदले ₹100 मिल रहा है, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ₹100 मिल रहा है। लेकिन कल आपको देखते हो कि यार इस कंट्री का जो करेंसी है वो वीक हो गया, अब हमको $1 के बदले 100, मतलब ₹120 मिलेगा, ठीक है, $1 के बदले 120 मिलेगा। तो अगर फ्रॉम एन एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मान लो कि इंडिया में 20% रिटर्न बना भी लिए, ठीक है, लेकिन अब आप जब अपना रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि अगर आप एफआईआई हो तो ऑब्वियसली डॉलर को कन्वर्ट करके आप रुपये में लाए होगे, और जब भी आपको उस रुपये का दरकार है तो आप रुपये को वापस से डॉलर में कन्वर्ट करके लेके जाओगे। तो मान लो कि आपने इंडिया में 20% का रिटर्न बना भी लिया, बट स्टिल जब आप उस ₹100, मान लो कि आपने ₹100 ही बस इन्वेस्ट किया था इंडिया में, ₹100 बढ़ के जब 120 हुआ, आप सोचोगे कि भाई मैं तो 20% कमा लिया, लेकिन जब आप उसको वापस से अपनी कंट्री में या फिर अपने पॉकेट में लेके आओगे ना, आपको एक ही डॉलर मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने भले ही रिटर्न 20% बनाया हो, लेकिन आपने जिस कंट्री में पैसा डाला उसका करेंसी 20% से गिर गया, समझ रहे हो। फ्रॉम एन एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और इस एआई के वजह से हमारे लिए ये प्रॉब्लम बढ़ने ही वाला है, क्योंकि अब हमारा ट्रेड डेफिसिट और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एआई टोकन का खर्चा हमारे सर के ऊपर बहुत जोर से आने वाला है, जो कि अभी फुल फ्लो आया नहीं है, बट ये विद इन 7 to 8 months या फिर मे बी 2 or 3 years मैक्स बहुत जोर से इस प्रॉब्लम के वजह से इंडिया सफर करने वाला है, और इस चीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है।
इस चीज़ के बारे में बात करना जरूरी है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। पता नहीं वो लोग सब तो चंगा सी चल ही रहा है इस कंट्री में, और ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। और ये सब जो हम लोग फ्रीबी वगैरह बांट रहे हैं, 2,000 2,500 रुपया बांट रहे हैं, ये मेरे को लगता है कि बहुत बड़े प्रॉब्लम में, बहुत बड़े संकट में इंडिया को डालेगा। क्योंकि जब तक हम लोग ये 2,000 2,500 रुपया बांटते रहेंगे, तब तक हमारे पास उतना पैसा नहीं रहेगा कि हम लोग अच्छा एआई को डेवलप कर पाएँ। जिसको कि अगर हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे तो हम लोग को बाहर की एआई कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा, उनसे टोकन खरीदना पड़ेगा, जिसके बदले हम लोग को डॉलर देना पड़ेगा, जिसके बदले आरबीआई को डॉलर उन कंपनीज को देना पड़ेगा। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम लोग फंसने वाले हैं। एंड जैसे कि अगर आप देखोगे तो अमेरिका ने लगभग 700 500 600 बिलियन डॉलर के आसपास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया एआई के ऊपर, समझ रहे हो। लेकिन इंडिया कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है? बंटाधार में जहां तक सुन रहा था 500 600 करोड़ के आसपास हमारा एआई इन्वेस्टमेंट है। मतलब 1 बिलियन डॉलर में कितना होता है आप लोग समझ रहे हो ना। मतलब 1 बिलियन डॉलर इज इक्वल टू अराउंड 9,500 करोड़ एज पर नाउ। एक बार के लिए आप 10,000 करोड़ पकड़ लो, क्योंकि बहुत जल्दी 100 रुपया क्रॉस करने वाला है। अभी हमारा रुपया मजबूत तो हो रहा है, बट ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो एक बार के लिए 10,000 पकड़ लो, तो 1 बिलियन डॉलर में 10,000 करोड़ होता है। और अगर 100 बिलियन डॉलर कर दे तो वो होता है 1 लाख करोड़। अरे नहीं नहीं, 10 बिलियन डॉलर में 1 लाख करोड़ होता है भाई। 100 बिलियन डॉलर में 10 लाख करोड़ होता है। और 500 बिलियन डॉलर में, अब भाई आप सोच के देखो, 700 बिलियन डॉलर उन्होंने खर्चा किया है, यानी कि अराउंड 70 लाख करोड़। आप सोच के देखो, 70 लाख करोड़। तो इतना 700 बिलियन तो नहीं है, आई गेस 500 550 600 बिलियन डॉलर के आसपास था, बट जितना भी था, इंडिया उसका क्या कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये वाला एक तो जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हमारा शेयर बाजार सफ़र कर सकता है। बट सफ़र क्या हमारे लिए करेगा? नहीं। जैसा कि मैं आपको बोला कि जो भी छोटी छोटी इकोनॉमीज थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड कुछ हद तक उनके बढ़ने का रीज़न कि उनका रुपया बहुत ज़्यादा गिरा था। तो हमारा रुपया भी जितना गिरा है वो भले ही अभी कंपेंसेट नहीं कर रहा है हमारा शेयर बाजार मनी डेप्रिसिएशन को लेके हमको, बट ये बहुत जल्दी करेगा। अभी नहीं करेगा तो हो सकता है कि 1.5 साल बाद 2 साल बाद करे, हमारा शेयर बाजार भी रुपये डेप्रिसिएशन के हिसाब से बढ़ जाएगा। एंड ऐसा क्यों होता है? मान लो कि आप रिलायंस का कोई सर्विस अभी 100 रुपये का ले रहे हो और रुपये का वैल्यू गिर गया, अब तो रिलायंस को पेट्रोल महंगा पड़ जाएगा ना, क्योंकि वो तो पेमेंट डॉलर में कर रहा है, रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करके क्रूड ऑयल वगैरह लेता है। तो नेट क्या करेगा वो, उसको अपना मतलब रेट बढ़ाना पड़ेगा। वो जहाँ पे अपना रेट बढ़ाएगा उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। एंड रेवेन्यू उसका बढ़ेगा, बट प्रॉफिट हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो उतना ही परसेंट रखेगा। तो जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि मान लो कि आप इस साल 100 रुपये का बिजनेस किए, लेकिन आप जिस चीज़ को बेचते हो वो 10 साल के बाद 100 रुपये से बढ़ के 200 का हो गया, ठीक है। तो आप जब 100 रुपये में बेच रहे थे उस चीज़ को, जब उस चीज़ का रेट 100 रुपये था, तो आप 5% मार्जिन रख रहे थे। 100 का माल में आपको 5 का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जब उस चीज़ का रेट बढ़ के 200 रुपया हो गया, आप अगर अभी भी 5 मिनट ही रखोगे ना, लेकिन अब आप 10 रुपया कमा रहे होगे, मतलब जबकि आप पहले 5 रुपया कमा रहे थे। तो इस वजह से क्या होता है, आपको इन्फ्लेशन का फायदा मिलता है, और रुपया गिरेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मतलब ऑब्वियसली इन्फ्लेशन क्या होता है, जब चीज़ों का रेट बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया। तो इसके वजह से आपका शेयर बाजार भी एज अ हेज काम करता है, क्योंकि एक तो अजम्पशन चलता है कि जिन भी कंपनी से आप सर्विस लेते हो जो कि लिस्टेड है, वो अपना रेट बढ़ा देगी सर्विस का, समझ रहे हो। तो उनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आपका शेयर बाजार बढ़ जाता है जितना आपका रुपया गिरा होता है। बट वो क्या संग संग हो जाता है क्या कि आज अगर 1 रुपया गिर गया तो शेयर बाजार कल बढ़ जाएगा? नहीं, ये चीज होता है सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में, और जो भी इंटरनेशनली ट्रेडेबल मेटल्स होती है उन्हीं में होता है चीज, ठीक है। जमीन में भी नहीं होता है। मतलब जमीन में भी इन लॉन्ग रन आप देखोगे रुपये डेप्रिसिएशन का फायदा दिखता है, शेयर बाजार में भी इन लॉन्ग रन दिखता है, संग संग नहीं दिखता है। तो वैसा आपको देखना चाहिए। एंड हमारा शेयर बाजार बड़े इस प्रॉब्लम में फंसने वाला है, लेकिन हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब तक एफआईआई मनी नहीं आएगा, जो कि तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग इस आईएनआर डेप्रिसिएशन के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक हमारा शेयर बाजार बहुत तेजी से भागेगा नहीं। इस चीज़ को माइंड में रखना जरूरी है। मतलब हम लोग को तो मनी डेप्रिसिएशन का फायदा ही मिलेगा अगर आपके पास बहुत पैसा ऑलरेडी है, आप सोना में डाल रखे हो, जमीन में डाल रखे हो, स्टॉक मार्केट में आपका ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, तो आप तो चाहोगे कि रुपया गिर जाए, क्योंकि आपका तो डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन एफआईआई जब तक पैसा डालेंगे नहीं शेयर बाजार में, तब तक शेयर बाजार में बड़ी तेजी आएगी नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, सबका सब चीज, हर चीज स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है। अगर आपका स्टॉक मार्केट तेज है तो मतलब देखो, मेजरली अगर आप देखोगे जो लोग महंगा फ्लैट्स खरीदते हैं, महंगा जमीन खरीदते हैं, वो लोग कौन होते हैं? वो या तो शेयर बाजार का आदमी है या तो बिजनेसमैन है। जॉब करने वाले ज्यादातर ईएमआई में फ्लैट वगैरह खरीदते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनका लाइफ, समझ रहे हो। तो अगर शेयर बाजार तेज नहीं है तो ऑब्वियसली जो शेयर बाजार वाले लोग हैं वो तो फ्लैट और जमीन खरीद नहीं पाएंगे। और अगर शेयर बाजार तेज नहीं है तो वो आपको क्या बता रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है। और अगर बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो बिजनेसमैन भी उतना ज़्यादा डिमांड नहीं क्रिएट कर पाएगा जितना वो पहले क्रिएट कर रहा था। तो क्या होगा, डीएलएफ जैसी कंपनीज फ्लैट्स बनाएंगी, लेकिन उनका साइड से डिमांड उतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो उनको अपना फ्लैट को सस्ते में बेचना पड़ेगा, उनका प्रॉफिट गिरेगा। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए।
तो शेयर बाजार ऊपर है तो ओवरऑल सब कुछ ऊपर चलता है, इसलिए बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज द इकोनॉमिक बैरोमीटर, इसलिए तो शेयर बाजार को इकोनॉमिक बैरोमीटर बोला जाता है ना। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड शेयर बाजार क्या ऊपर होगा, जरूर होगा 2030 तक। तो हमारा शेयर बाजार जहां तक मेरे को लगता है कि इजीली 40,000 को क्रॉस कर देगा। निफ्टी का बात कर रहा हूँ, 40 एंड इवन 50,000 भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। बट वही वाला बात है कि वो जो तेजी आएगी, वो तेजी अगर 5 साल में आ रही है तो कोई बड़ा बात है ही नहीं ना यार, क्योंकि 12% तो वैसे ही रहता है कि अगर आप 5-10 साल तक होल्ड करोगे निफ्टी को तो आपको 12% CAGR मिलेगा। अब हो सकता है कि 2030 तक अगर वो 50,000 नहीं जाता है तो 2035 आते आते 1 लाख हो जाएगा निफ्टी, मतलब 25,000 का 50, फिर 35 तक मतलब 50 हुआ, फिर 1 लाख हुआ 12% CAGR के हिसाब से। 35 तक अगर 1 लाख हो जाए तो, क्योंकि मेरे को लगता है कि कोई बहुत ऐसा 12% CAGR इज अ वेरी नॉमिनल नंबर टू एक्सपेक्ट, ठीक है। तो आपको हिसाब से देखना चाहिए। बट वो अगर 5 साल में हो रहा है तो क्या फायदा, समझ रहे हो। 12% का रिटर्न तो आपको बॉन्ड में मिलता है, बॉन्ड आप समझते हो ना, जो आप पैसा देते हो कंपनीज को और आपको ब्याज मिलता है आजकल 11.5-12% तो वहां पे मिलता है। रिस्क फ्री रहता है वो, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री, जीरो रिस्क तो नहीं रहता उसमें भी, क्योंकि कल को आप जिस कंपनी का बॉन्ड खरीद रहे हो वो कंपनी डूब गई तो आपका बॉन्ड का पैसा भी डूब जाएगा, वो तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। बट ठीक है, हम लोग एक बार देख के सोच के चलते हैं कि हम लोग बड़ी कंपनी में पैसा डालें जिसका डूबने का चांस कम है, तो वो तो रिस्क फ्री रहता है। अब स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव झेल रहे होते हैं, 12% कमाने के लिए थोड़ा ना, कम से कम 13-14-15% होना चाहिए। बट वो हमको तभी मिलेगा, देखो 1% भी अगर ज्यादा हो जाता है ना, 13% भी हो गया तो सब्सटेंशियल आपको फर्क पड़ जाएगा अपने टोटल गेन्स के ऊपर। लेकिन वो 1%, 2%, 3% का जो फर्क होता है, यानी कि 12 से 15 तक का जो सफर होता है ना, वो तभी तय कर पाओगे आप लोग जब FII का मनी इंडिया में आ रहा होगा। पर ठीक है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि वी डोंट नीड FIIs एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को नमस्कार, सल्यूट बोलती है, नमस्कार तो नहीं सल्यूट बोलती है। और अब ठीक है, अब हम लोग गए हैं नॉर्वे में ना कौन सी कंट्री में जाके हम लोगों ने उनसे हाथ पैर जोड़ा है कि भाई हमको प्लीज़ यहाँ पे हम अपना सिस्टम बेचो, हम लोग इंडिया में जो है चिप मैन्युफैक्चर करेंगे। और वो हमारे ऊपर दया करके क्या करता है, 28 नैनोमीटर का मशीनरी देता है कि भाई चलो अब तुम 28 नैनोमीटर बनाओ, जबकि ट्रेंड अभी के टाइम में 2 नैनोमीटर का है और हम लोग 28 नैनोमीटर का इंडिया में बनाएंगे। बट ठीक है, दैट इज द वे थिंग्स आर वर्किंग इन आवर कंट्री। एंड अगर आप कुछ भी अगेंस्ट बोलते हो कि यार तुम तो इलेक्शन जीतने के लिए 2,000-2,500 बांट रहे हो, तो तुम एंटी नेशनल एंटी हिंदू हो। तो अब ठीक है, अब है तो है, लेकिन हम देश हित में सोचते हैं, और देश हित में सोचने वालों को तो यार फांसी में भी लटका दिया गया था आज़ादी के टाइम पे। अगर आप देखोगे तो भगत सिंह के साथ क्या हुआ था। बट एनीवेज, जब तक ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। नमस्कार।